फरवरी 2022। वेस्टर्न लीडर्स ने एक बड़ा प्रॉमिस किया। रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी, उनकी करेंसी कचरा बन जाएगी और उनके लोग सड़क पर आ जाएंगे और पुतिन को वॉर रोकनी पड़ेगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। 2023-24 में रशिया की जीडीपी 4% से ग्रो हुई। अनएम्प्लॉयमेंट 2% तक गिर गई, जो कि रशिया की हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट है। वेजेस 17.8% तक बढ़ गए और वॉर वो तो अभी भी चल रही है। दुनिया का सबसे हेविली सैंक्शन कंट्री कैसे अभी भी फंक्शन कर रहा है, कैसे अभी तक वॉर लड़ रहा है और अपने सोल्जर्स को सैलरी कैसे दे रहा है, तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहले बात करते हैं कि वेस्ट ने एक्चुअली किया क्या, क्योंकि सैंक्शन सच्ची में मैसिव थे। 300 बिलियन यूरोज वर्थ के रशियन सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए, जो कि ईयू और G7 के बैंक्स में लॉक हो गए। 1500 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल और कंपनीज के एसेट्स सीज कर दिए। रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। ये वो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है जिससे कंपनीज जो ट्रेड करती है वो आपस में एक दूसरे को पेमेंट करती है। हंड्रेड्स ऑफ वेस्टर्न कंपनीज जैसे कि मैकडोनल्ड्स, आइकिया, एप्पल, बीपी ये रशिया को छोड़कर चली गई। यूरोप ने रशिया से नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दिया, जो कि यूरोप के 40% गैस सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता था। अगर देखें तो रशिया को इससे काफी नुकसान भी हुआ। रशिया की इकोनॉमी 2022 में 1.4% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और रूबल की वैल्यू 30% से गिर गई। लेकिन यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहाँ पर वेस्ट ने एक गलती की। सैंक्शन तभी काम करते हैं जब सब लोग मिलकर इसे इन्फोर्स करें। जानते हैं रशिया ने अपने आप को इससे कैसे बचाया। रशिया का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ उनकी आर्मी नहीं थी, लेकिन था ऑयल। 2021 में रशिया ने ऑयल एक्सपोर्ट से 64 बिलियन डॉलर्स कमाए, जहां 2022 में वॉर शुरू होने के बाद ये फिगर डबल होके 130 बिलियन डॉलर हो गया। क्यों? क्योंकि जब यूरोप ने एनर्जी सप्लाई को लेकर पैनिक किया, ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगे, तब भले ही रशिया ने यूरोप को कम बेचा हो, लेकिन जो बेचा वो रिकॉर्ड तोड़ प्राइसेस पर बेचा। फिर आया शैडो फ्लीट। रशिया ने चुपके से 600 से ज़्यादा पुराने ऑयल टैंकर्स को इकट्ठा किया, छोटे देशों के फ्लैग के नीचे से सेल किया और ये ऑयल उन देशों तक पहुंचाया जो कि वेस्टर्न सैंक्शन की परवाह नहीं करते थे। इंडिया और चाइना रशिया के सबसे बड़े कस्टमर्स बन गए। और ये काम कैसे चला, तो सुनो। रशिया ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचता था, यानी कि अगर मार्केट में ऑयल की प्राइस $80 पर बैरल है तो इंडिया उसे खरीदता था $60 पर बैरल पर, उसे रिफाइन करता था और ये रिफाइंड प्रोडक्ट वापस से बेचता था यूरोप को। यानी टेक्निकली अगर देखें तो यूरोप इनडायरेक्टली रशिया से ही ऑयल खरीद रहा था, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था उसमें। 2025 तक रशिया का यूरस क्रूड ग्लोबल प्राइसेस से 14 से $29 सस्ता बिक रहा था, लेकिन फिर भी वो करोड़ ऑफ बैरल्स रोज बेच रहे थे। इसी के साथ रशिया के हेल्प में आ जाता है चाइना। इनिशियल वॉर फेज में चाइना रशिया के लिए लिटरली एक लाइफलाइन बन जाता है। वॉर से पहले चाइना और रशिया एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स थे, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट नहीं थे। काइंड ऑफ ठीक ठाक से ट्रेड होता था उनके बीच। लेकिन 2024 तक चाइना रशिया के पूरे ट्रेड का 30% से भी ज़्यादा का हिस्सा हैंडल करने लगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो चाइना ने रशिया को दी, जैसे माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो रशिया यूरोप से नहीं खरीद सकता था। गाड़ियाँ, चाइनीज कार ब्रांड्स अब रशिया के शोरूम में छा गए। इंडस्ट्रियल मशीनरी, टूल्स और मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए पार्ट्स। और सबसे बड़ी चीज़, CIPS पेमेंट नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। ये चाइना द्वारा बनाया गया एक पेमेंट सिस्टम है जिसके अंडर रशिया और चाइना एक दूसरे को युआन के अंदर पे करते हैं, जो रशिया के लिए स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बन गया। रशिया ने बेसिकली अपनी पूरी इकोनॉमी को ईस्ट की तरफ मोड़ दिया, लेकिन ये कोई चैरिटी नहीं थी। बदले में चाइना को मिला सस्ता रशियन ऑयल और गैस, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और वेस्टर्न लेड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को कमजोर करने का मौका, वो भी बिना गोली चलाए। वही चाइना के छोटे भाई नॉर्थ कोरिया ने इन्हें आर्टिलरी शेल्स और सोल्जर भेजे, ईरान ने ड्रोन्स भेजे और रशिया ने बदले में इन्हें कैश दिया और अपनी वेपन की टेक्नोलॉजी शेयर की। जहां वेस्ट ने एक सैंक्शन वॉल बनाई, वहीं रशिया ने एक रास्ता ढूंढ लिया उसके अंदर दरवाजा बना के, जो कि था अपनी इकोनॉमी को ईस्ट की तरफ मोड़ देना। अब जानते हैं कि रशिया ने अपने आप को इस वॉर में कैसे सस्टेन किया। 2021 में रशिया अपनी जीडीपी का 3.6% डिफेंस पर खर्च करता था। 2025 में ये बढ़कर 7.2% हो गया, यानी कि डबल।
अगर आपको अमाउंट में बताऊँ तो ये होता है 15.5 ट्रिलियन रूबल्स, यानी कि 170 बिलियन डॉलर्स एक साल में, सिर्फ मिलिट्री पर। अब ये पैसा कहीं तो जाएगा ना, तो ये जाता है फैक्ट्रीज, सोल्जर की सैलरीज, स्टील्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्यूनेशन के प्रोडक्शन में। डिफेंस लिंक्ड इंडस्ट्रीज प्री वॉर लेवल से 50% से ज़्यादा से ग्रो की, नए वेपन्स की फैक्ट्रीज बनी, पुरानी वाली एक्सपांड हुई, और मिलिट्री सेक्टर में काम करने वाले वर्कर की सैलरी 30 से 40% तक बढ़ी। इतने लोग वॉर में गए और कितने ही लोग देश छोड़कर भागे, इससे रशिया में अचानक से लेबर शॉर्टेज हो गई। कंपनीज लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी वेजेस बढ़ाने लगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट 2% तक गिर गया और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया खर्च करने के लिए। और इससे रशिया बन गया एक वॉर इकोनॉमी। इसे कहते हैं मिलिट्री केन्जियनिज्म, जब वॉर स्पेंडिंग गवर्नमेंट के स्टिमुलस पैकेज की तरह काम करे। और ये चीज़ अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी काम आई थी, लेकिन ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि बुलेट से इकोनॉमी नहीं चलती। तो आगे जानते हैं कि रशिया को इससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स होने लगी। 2025 तक ये मॉडल टूट रहा था और नंबर्स इसे साबित करते। रशियन सेंट्रल बैंक को लगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में यह बढ़ी 9 से 10% तक। इससे रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि खाना, दवाइयाँ, कपड़े, ये सब कुछ महंगे हो गए। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ रशिया के गरीब लोगों का, छोटे शहर और गांव में रहने वालों का। इन्फ्लेशन रोकने के लिए रशिया के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 21% तक बढ़ा दिए, जो कि किसी भी मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है। इससे हुआ क्या कि जो नॉर्मल बिजनेसेस है अब वो लोन नहीं ले सकते, कॉरपोरेट लेंडिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई और जो नॉर्मल बिजनेसेस है वो क्रश हो गए। 2023-24 में 4% की ग्रोथ के बाद भी 2025 में रशिया की इकोनॉमी सिर्फ 1% से ग्रो हुई, क्वार्टर टू में 1.1% और जुलाई 2025 तक सिर्फ 0.4%। 2025 में ऑयल के प्राइसेस गिर गए क्योंकि मार्केट में ऑयल की सप्लाई बढ़ गई। रशिया की यूरल्स क्रूड कुछ समय के लिए $40 पर बैरल से भी नीचे हो गए, यानी कि हर $10 की गिरावट से रशिया को बिलियंस का नुकसान हो रहा था। रशिया में आज दो इकोनॉमीज चल रही है, डिफेंस सेक्टर बूम कर रहा है और बाकी सब जैसे कि रिटेल, रियल इस्टेट, कंज्यूमर गुड्स, ये सब स्टैग्नेंट पर है। जो कंपनीज वेपन सप्लाई चेन में नहीं है वो मिलिट्री सेक्टर की सैलरी से कम्पीट नहीं कर पा रही है। रशिया अपना फ्यूचर जला रहा है अपने आज को चलाने के लिए। अब थोड़ा पीछे चलो और पूरी पिक्चर देखो। रशिया ने सिर्फ जीडीपी नंबर्स ही नहीं बल्कि बहुत कुछ खोया है। एक एस्टिमेट के मुताबिक रशिया की जीडीपी 14% कम है उस लेवल से जो वॉर और सैंक्शन के पहले होती थी, यानी कि ऑलमोस्ट 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का क्यूमुलेटिव लॉस। लगभग 400 बिलियन डॉलर्स वर्थ के एसेट्स वेस्ट में फ्रीज है या तो सीज हो चुके हैं। एस्टिमेट 5 लाख से 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स ये 2022 के बाद से रशिया को छोड़कर जा चुके हैं। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, इन्वेस्टमेंट सब खत्म। रशिया अब एडवांस सेमीकंडक्टर्स, एविएशन पार्ट्स और कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकता और इंसानी कीमत, रशिया के हजारों सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। गरीब इलाकों के पूरी की पूरी जनरेशन के नौजवान ऐसी वॉर में भेजे गए जो उन्होंने चूज नहीं की। रशिया सरवाइव कर रहा है लेकिन अपना सब कुछ गिरवी रखकर, अपने रिजर्व्स, अपने लोग और अपना फ्यूचर। तो क्या रशिया जीत रहा है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्या हार रहा है? तो अभी नहीं। रशिया ने जो किया है वो एक तरीके से रिमार्केबल है। उसने वो पंच एब्जॉर्ब किया है जो उसे नॉकआउट करने वाला था। उसने अपनी इकोनॉमी रिवायर की, नए पार्टनर्स ढूंढे, वॉर को एक जॉब प्रोग्राम्स में बदला और अपने लोगों को इतना कंफर्टेबल रखा कि वो रिवोल्ट ना करे। लेकिन दरारें हैं, इंटरेस्ट रेट्स मार रही है, ऑयल का पैसा कम हो रहा है, स्किल्ड लोग जा चुके हैं और वॉर रोज न जाने कितने ही जाने ले रही है और रिसोर्सेस कंज्यूम कर रही है। सवाल ये नहीं है कि रशिया सैंक्शन से बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब तक और किस कीमत पर। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। गुड बाय।